नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों की डोज देने का, जहां आपको खबरें बताएंगे हम जो आपके फायदे की होंगी, जो खबरों को खबरों की तरह नहीं बताएंगे बल्कि एक बोलचाल के तरीके की तरह प्रिया रेडियो और टीवी के एक अजब गजब कॉम्बिनेशन में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक अनोखा लहजा होगा, एक अलग अंदाज होगा, जहाँ खबरें आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और स्नाइपर से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों तक आतंकी अलर्ट के बीच लाल किले की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने लाल किले के आसपास आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। और वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा भारत में बड़ी साजिश रच रहा है। लाल किले के साथ देश के बड़े मंदिर भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। अलर्ट के बाद दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पर भी फिलहाल अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर के छत पर स्नाइपर तैनात हैं और आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है। पिछले साल नवंबर में लाल किले के सामने हुए बम धमाके में 12 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड था वो डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसने एक और आत्मघाती हमलावर भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। एनआईए और श्रीनगर पुलिस ने मॉड्यूल का पर्दाफाश कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिनमें शोपिया निवासी यासीर अहमद डार भी शामिल है। और अब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कोई भी चूक ना हो, बिल्कुल पूरी तैयारी में है और सभी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये कुछ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लाल किले पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्नाइपर से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तक और आतंकी अलर्ट के बीच लाल किले की सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने लाल किले के आसपास आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा भारत में बड़ी साजिश रच रहा है। लाल किले के साथ देश के बड़े मंदिर भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। तो अलर्ट के बाद दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पर भी अब अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। मंदिर की छत पर स्नाइपर्स तैनात है, आसपास बैरिकेडिंग की जा रही है। पिछले साल नवंबर में लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ उस बम धमाके में 12 से अधिक लोगों की प्रिय मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड था वो डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसने एक और आत्मघाती हमलावर भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। एनआईए और श्रीनगर पुलिस ने मॉड्यूल का पर्दाफाश कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें शोपिया निवासी यासीर अहमद डार भी शामिल था। लेकिन अब सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और मेरे ख्याल से अगर सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई है तो उधर शायद ट्रैफिक का भी डाइवर्जन थोड़ा बहुत वहां होता हुआ शायद नजर आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूजा देखा जा रहा है और ये पूरी तैयारी भी दिल्ली पुलिस की देखने को मिल रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है, तो सीधे तौर पर असर तो पड़ेगा। पर हालांकि देखा जाए तो ये लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले की बात करें, आपको लाल किला वाला ब्लास्ट याद होगा, किस तरीके से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे। तो उसके चलते भी फिलहाल पूरी तैयारी कर ली गई है और पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। तो देखिए जगह जगह सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती है, बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली हो रही है। तो इस वजह से अगर आप लाल किले के आसपास बैरिकेडिंग अगर वहाँ होती है, चेकिंग वहाँ पर होती है, तो उसमें पूरा सहयोग करें। पुलिस कर्मियों का बेहद ज़रूरी है, आप ही की सुरक्षा के लिए किया गया है। सहयोग तो करें साथ साथ, क्योंकि बैरिकेडिंग होती है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तो वहाँ पर कई बारी बैरिकेडिंग के चलते, चेकिंग के चलते जाम भी लगने लग जाता है और वाहनों की संख्या फिर बढ़ जाए। हालांकि आज तो रविवार का दिन है, संडे के दिन ट्रैफिक कम ही होता है सड़कों पर, लेकिन स्टिल सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है, जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है।
तो लाल किले के पास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर आप उस रूट पर जाते हैं और चेकिंग होती है तो आप भी अपना सहयोग दें, हम आपसे अपील करते हैं। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट्स भी आपको दे देते हैं। देश भर के एम्स में 19,561 पद खाली। दिल्ली एम्स में सबसे ज्यादा 2,988 रिक्तियां। देश के 20 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्वीकृत 95,000 से अधिक पदों में से जो है 19,561 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 2,356 फैकल्टी और साथ ही 17,205 नॉन फैकल्टी पद शामिल हैं। सबसे अधिक रिक्तियां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं, जहां 2,988 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें 446 फैकल्टी और 2,542 नॉन फैकल्टी पद शामिल हैं। तो देश के प्रमुख रेफरल सेंटर में इतनी बड़ी संख्या में खाली पद स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। फैकल्टी पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, जबकि नॉन फैकल्टी में नर्सिंग, टेक्निकल और प्रशासनिक स्टाफ के पद हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि इन रिक्तियों से चिकित्सा, शिक्षा, शोध और मरीज सेवाएं प्रभावित हो रही है। तो देखिए, जो रिक्तियां फिलहाल अभी है, कौन कौन से पद खाली हैं, उसको लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि जल्दी से इन रिक्तियों को भरा जाए। देश भर के एम्स में 19,561 पद हैं, कम नहीं होते हैं जो खाली हैं। दिल्ली एम्स में सबसे ज़्यादा 2,988 रिक्तियाँ हैं। और जैसा कि प्रभावित पेशेंट्स होते हैं, आप ये देखिए प्रिया कि जो दिल्ली का एम्स है वहाँ पर कितनी संख्या में पेशेंट्स आते हैं। वहाँ पर केवल दिल्ली के पेशेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आ रहे होते हैं अपने इलाज को कराने के लिए। और ऐसे में अगर इतने पद खाली रहेंगे तो साफ तौर पर पेशेंट्स को नुकसान होगा। इससे उनको उतनी सुविधाएं प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। देश की 20 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हैं, जिन्होंने 95,000 से अधिक पदों में से 19,561 पद लंबे समय से यहाँ पर रिक्त है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 2,356 फैकल्टीज और 17,205 नॉन फैकल्टीज पद है। और सबसे अधिक रिक्तियों की बात कर लेते हैं तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में है, जहां पर 2,988 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें 446 फैकल्टी और साथ ही 2,542 नॉन फैकल्टी पद शामिल हैं। देश के प्रमुख रेफरल सेंटर में इतनी बड़ी संख्या में खाली पद स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे तौर पर दबाव बढ़ा रहा है। फैकल्टी पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, जबकि नॉन फैकल्टी में नर्सिंग और साथ ही टेक्निकल और प्रशासनिक स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि इन रिक्तियों से चिकित्सा, शिक्षा, शोध और मरीज सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। पूजा देखिए, देखा जाए जिस तरीके से इतने पद खाली हैं तो सीधे तौर पर परेशान तो आम जनता को ही होना पड़ेगा। अगर हम एम्स की बात करते हैं, अगर एम्स में आप गए हो तो शायद मैं एक बार गई थी तो देखा जाता है कितनी भीड़ होती है। अगर हॉस्पिटल के बाहर देखो, अंदर देखो, लंबी लंबी लाइनें होती है। पर जब इस तरीके से इतनी रिक्तियां हैं तो सीधे तौर पर लोगों को ही परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द ये जो रिक्तियां हैं इनको फिल किया जाए और यहाँ पर भर्तियां भी जल्द से जल्द निकाली जाए। उसको लेकर भी अपडेट हम आपको देंगे अगर निकाली जाती है तो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम आईटी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और EWS, DG, CWS एडमिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरणा लेते हुए दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए इन पहलों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि इनका जो है उद्देश्य है वह सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना, सुलभ बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर दिल्ली के नागरिकों को सशक्त बनाना है। ये साफ तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हुई नजर आए। तो इस ऐप के जरिए आप अपनी शिकायत बता सकते हैं, वेदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हो। जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर जाकर आप अपनी शिकायतें बता सकते हैं। EWS, DG, CWSN एडमिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर जाकर आप अपनी शिकायतें बता सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम IT परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया और जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप
कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और EWS DG CWSN एडमिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इससे पब्लिक के साथ डायरेक्ट उनकी इश्यूज को समझने की एक कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल पूजा, सीधे तौर पर कहा जा सकता है जो समस्याएं हैं जो भी वो सीधे तौर पर पोर्टल पर उठा सकते हैं। इससे उनकी जो संवाद में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। और इस अवसर पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि जो ये विजन अपनाया गया है डिजिटल इंडिया, जिस तरीके से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी की विजन से जो है प्रेरणा लेते हुए ये सुविधा दिल्ली वासियों को दी गई है और इसकी शुरुआत की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जो उद्देश्य है वह सरकारी जो भी सेवाएं हैं उसमें पारदर्शिता लाना और सुलभ करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, इन सभी चीजों को देखते हुए ये चीजें अपनाई गई है, जिससे जो आम जनता है उनको भी सुविधा मिल सके और उनको आसानी हो सके अपनी समस्याओं को उठाने में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई बार ही देखा जाता था सरकारी काम क्या जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसमें तो टाइम लगने वाला है, सरकारी काम होता ही इतना लेट है। फिर बाकी के इश्यूज तो आगे चल के आते हैं कि होगा भी या नहीं होगा, या उसके लिए रिश्वत तो नहीं देनी पड़ेगी, कहीं अंडर द टेबल तो कुछ नहीं देना पड़ेगा कि काम जल्दी हो जाए। तो कहीं ना कहीं इससे पारदर्शिता भी आएगी। और एक ये है कि काम भी जल्दी हो जाएगा। डिजिटली आप अपने घर पे बैठ के शिकायतें कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को कैसे उठा सकते हैं, आप हमारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बात ट्विटर हैंडल की करें या फिर इंस्टाग्राम हैंडल की करें, आप उनसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं उठा सकते हैं। आपको जो ID TV स्क्रीन पर फ्लैश होगी, आपको लिखना है #दिल्लीवाला-रेडियो-TV और जो भी आपकी समस्या है वो आप उठा सकते हैं। ये देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ये हमारा जो चैनल है, आप @ZEE दिल्ली NCR हरियाणा पर भी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। ये हमारा कार्यक्रम जो है रोजाना आता है और उन सभी समस्याओं को इस कार्यक्रम में हम उठाने का कार्य करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी समस्या कैसे लिखनी है। जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स अपलोड होती हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, उनके कमेंट में जाकर लिखना है #दिल्लीवाला-रेडियो-TV। वहाँ पर लिखना है अपना इशू और फिर उसके बाद उस पर की जाएगी बात। वहीं देखिए, होली के अवसर पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने व्यापक योजना तैयार कर ली है। इसके तहत दिल्ली के 4 प्रमुख स्टेशन, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन, इस पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष बंदोबस्त रहेंगे। स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म्स भी बदले गए हैं। अभी तक उत्तर रेलवे से चलने वाली और उत्तर रेलवे में आने वाली 442 होली स्पेशल गाड़ियों की घोषणा हो चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक होली के अवसर पर बीते वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 280 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी और इस वर्ष उत्तर रेलवे से लगभग 350 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। पूजा, देख सकते हैं जिस तरीके से त्योहारों पर लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सभी को अपने फेस्टिवल जो अपनी फैमिली के साथ मनाने होते हैं। और ये देखा जाए तो सीधे तौर पर एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से अब ये संख्या बढ़ा दी गई है तो अपने घर जाने में सीधे तौर पर लोगों को आसानी होगी, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि त्योहारों के टाइम पर हम रेलगाड़ियों की बात करें, वाहनों की बात करें, खचाखच भरे रहते हैं, जिस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो होली के अवसर पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने व्यापक अब योजना तैयार कर ली है और उसके तहत दिल्ली के 4 प्रमुख स्टेशनों की बात करें, नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और साथ ही निजामुद्दीन, 26 फरवरी से 4 मार्च तक विशेष बंदोबस्त रहेंगे। स्टेशंस पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों के प्लेटफॉर्म्स भी बदले गए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ये त्योहारों के टाइम पे, जैसा आपने बताया भी। और यूजुअली ऐसा होता है कि लोग अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं, क्योंकि राजधानी या फिर NCR के क्षेत्र में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, परिवार उनका दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। फिर माइग्रेंट वर्कर्स भी होते हैं, त्यौहार अपने घर पर जाके ही मनाना चाहते हैं। वो इतनी भीड़ हो जाती है, कई बार तो सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, प्लेटफॉर्म में पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो इस वजह से बेहद ज़रूरी है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो। आने वाली 742 होली स्पेशल गाड़ियों की भी घोषणा हो चुकी है, यानी कि ट्रेन्स भी एक्स्ट्रा ही चलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और दिल्ली और से मेरठ अगर आपको जाना है और मेरठ से दिल्ली आना है तो अब वो काफ़ी आसान हो गया है।
आज से दिल्ली के सरायकालेखा स्टेशन से मेरठ के मादीपुरम तक नमो भारत रैपिड ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 83 किलोमीटर का सफर है प्रिया ये, और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटा लगता है हमें मेरठ पहुंचने में ऐसे, लेकिन ये सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी तो देखा जाए पूजा, सीधे तौर पर समय की बचत होती हुई नजर आएगी। कभी कभी होता है ना कि हमें अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ना है, समय की वजह से काफी डिले हो जाता है। पर देखा जाए जिस तरीके से हम काफी सारी ट्रेनें देखते हैं जो अब चला दी गई है, वंदे भारत की बात मैं करूं या फिर काफी सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिससे समय सीधे तौर पर बचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे के करीब हरी झंडी दिखाएंगे। शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर जो है मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बाकी बचे खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें दिल्ली में सरायकालेखा न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत ट्रेन देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। नमो भारत रैपिड ट्रेन से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है ये, और ये ऑलमोस्ट आपका 50 to 55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी के साथ पूजा खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को बता देते हैं। तेज धूप और सूखे मौसम के चलते राजधानी दिल्ली में फरवरी का महीना इस बार पहले से ज्यादा गर्म है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में अभी तक फरवरी का तापमान सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है, और इस बीच शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग में दिन का तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और ये सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, और ये सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आसमान साफ रहने के चलते सुबह से ही तेज धूप निकल रही है, जबकि हवा भी काफी ज्यादा सूखी है। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में फरवरी के महीने का औसतन अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक फरवरी महीने में 21 दिनों का औसतन तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियां बहुत जल्द आने वाली है, और जब गर्मी का सीजन होगा प्रिया, तो बहुत ही प्रचंड गर्मी होने वाली है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से हम फाब के मंथ में देख रहे हैं इतनी गर्मी हो गई है, अब लोग समर के कपड़ों में नजर आने लगे हैं, और जून जुलाई की और देखा जाए तो उस टाइम कितनी गर्मी होगी। और अभी से लोगों ने जिक्र करना भी शुरू कर दिया है कि कहते हैं ना कि ठंड ज्यादा पड़ती है तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, पर इस बार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ठंड उतनी पड़ी ही नहीं है जिस तरीके से अब फाब के मंथ में भी इतनी गर्मी हो रही है। बिल्कुल, अब आपको टेम्परेचर भी दिखा देते हैं दिल्ली एनसीआर में क्या क्या है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है वो भी देख लीजिए जरा। आप आंकड़ों में फ्लैश करिए टीवी स्क्रीन पर कि दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर, नोएडा का पहले बताते हैं। मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में मिनिमम 15, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गाजियाबाद में मिनिमम 17, मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये एनसीआर का हाल हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मिनिमम 16 और मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बाकी एनसीआर का तो हमने आपको बता ही दिया है कि कितना न्यूनतम और कितना अधिकतम तापमान आज का रहने वाला है। अब सोने चांदी के भाव भी पूजा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सोने का भाव कितना बना हुआ है। 1,57,530, और साथ ही जो चांदी का भाव बना हुआ है वो 2,69,900 रुपए बना हुआ है। वहीं जो सोने के दाम है सबसे पहले तो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो 10 ग्राम सोना है वो 1,57,530 है, और वहीं चांदी की बात करें पर किलो में तो 2,69,900 रुपए ये चांदी बना हुआ है। तो ये सोने चांदी के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पूजा देखा जाए जिस तरीके से दाम
बढ़ते घटते देखने को मिल रहे हैं। अब ये लोगों की परेशानी भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि दाम अब गिरेंगे या फिर इसी तरीके से फ्लक्चुएट होते रहेंगे। बिल्कुल, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, हालांकि कम भी हो रहे हैं लेकिन बहुत कम हो जाएंगे इसकी उम्मीद कमी नज़र आती है। अब आपको फटाफट से हम फ्यूल प्राइसेस भी बता देते हैं आज के। अगर आप पेट्रोल भराने के लिए जा रहे हैं या डीजल या फिर CNG, तो दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 94.77 पर लीटर है, डीजल के दाम 87.67 पर लीटर है, CNG के दाम 77.09 पर किलोग्राम है। तो वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.74 पर लीटर है, डीजल की कीमत 88.19 पर लीटर है और CNG की कीमत 85.70 पर किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर बताई जा रही है, डीजल की कीमत लगभग 87.60 पर लीटर है और CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। ये है फ्यूल प्राइसेस दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के। इसी के साथ क्योंकि समय हो गया है खत्म, हम आपसे ले लेते हैं इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।